तो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने सेट्स में क्या क्या डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने किसी भी सेट का सबसेट कैसे लिखते हैं वो डिस्कस कर लिया था, पावर सेट के बारे में बात करी थी, एंड हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करी थी, है ना। तो यूनिवर्सल सेट हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था, तो ये बोला गया था कि यूनिवर्सल सेट कोई अलग से नया तरीके का सेट हम नहीं डिफाइन कर रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में जितने भी सेट्स हमारे सामने होंगे, जो भी हमको गिवन सेट्स होंगे, उन्हीं में अगर हम कोई एक ऐसा सेट देख पा रहे होंगे जो कि बाकी सबका सुपर सेट हो, या यूँ कह लें कि एक ऐसा सेट जिसके लिए बाकी सारे उसके सबसेट हो जाएं, तो फिर ऐसे सेट को हम वहाँ पर यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक, तो अब आज हम लोग बात करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। एंड देन वेन डायग्राम के बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। ठीक, तो पहले तो ये वेन डायग्राम क्या है इसको देखते हैं, देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी तक सेट में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके के मेथड्स देखे हैं, या दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने देखे हैं। एक उन्होंने फर्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था कि किसी भी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके दो तरीके थे। या तो हम उसको टैबुलर फॉर्म में लिख सकते थे, जहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स लिखते थे, जिसको हम लोग साथ ही साथ रोस्टर फॉर्म भी कहते थे। दूसरा तरीका क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम एलिमेंट्स नहीं लिख करके उसकी डेफिनेशन लिखते थे। ठीक, अब जो वेन डायग्राम है ये थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा सेट का। मतलब वेन डायग्राम भी बेसिकली क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका बताया गया है। मतलब ये थर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारे लिए अब सेट्स का। एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम डायग्राम्स के थ्रू सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो बेसिकली वेन डायग्राम क्या है, रिप्रेजेंटेशन का, सेट के ही रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है। एंड हम कहते हैं कि इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज एक सेट हमने आपको दिया, जैसे में लेट्स से एलिमेंट्स हैं 1 and 2। एक सेट लेट्स से हमने ले लिया B, लेट्स से इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5 and 6। एंड लेट्स से एक सेट हमने ले लिया C, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक, अब हमसे बोला है कि चलिए अब ये जो सेट है इसको हम लोग वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ मैंने बताई थी कि अगर हमको कुछ सेट्स गिवन है और उसमें अगर हम कोई एक ऐसा सेट देख पाएँ जो कि बाकी सबका सुपर सेट हो, तो अब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम उस सेट को वहाँ पर यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि इन तीनों सेट्स के रेफरेंस में जो हमारा सेट C है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इस क्वेश्चन के लिए इसका यूनिवर्सल सेट हम मान सकते हैं, क्योंकि ये बाकी दोनों का सुपर सेट है। ठीक, अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम ड्रॉ करेंगे। ठीक, एंड यूनिवर्सल सेट को आप देखेंगे कि जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में यूनिवर्सल सेट को। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा कोई रूल नहीं है ना, कि हम यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनाएंगे, हम और कोई शेप नहीं। ऐसा कहीं पर कोई रूल नहीं लिखा हुआ है। रूल केवल इतना है कि जब हम किसी भी सेट को अगर हम उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, अगर हम उसका वेन डायग्राम दिखा रहे हैं, तो जो फिगर होना चाहिए, जो डायग्राम होना चाहिए, दैट शुड बी अ क्लोज्ड फिगर। ठीक, जनरली बुक्स में यूनिवर्सल सेट को आप देखेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल लेकर के चलते हैं, इसलिए हम भी इसको वैसे ही लेके चल रहे हैं, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप यूनिवर्सल सेट ऐसे बना दीजिए तो इसमें कोई गलती नहीं है। बस एक ही रूल है कि आप सेट को जब भी डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, इट शुड बी अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज समझते हैं ना, है ना, ये क्लोज्ड हो गया। अब ऐसा नहीं कर सकते कि हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे दिखा दें, नहीं, ओपन नहीं होना चाहिए। जो बाउंड्री होनी चाहिए दैट शुड बी क्लोज्ड। क्लोज है तो हम कह सकते हैं कि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके लिए ये शेप होना चाहिए, इसके लिए ऐसा शेप होना चाहिए, बट जनरली बुक्स में जो कन्वेंशन लेकर के चला गया है, जनरली आप जिस तरीके से देखेंगे बुक्स में या कहीं पर भी जिस तरीके से ड्रॉ किया गया, हम उस तरीके से आपको बता रहे हैं। बट ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल ही बनाएंगे, हम इसको कैसा भी बना सकते हैं, बस ये केवल एक क्लोज फिगर होना चाहिए। एंड जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग खुद देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग अलग अलग तरीके के खुद सेट्स ड्रॉ करते हैं जिनका शेप बहुत अलग अलग तरीके का होगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं जिसको जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं, ठीक। इसके बाद यूनिवर्सल सेट के बाद बाकी जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको बनाने होंगे। मतलब यूनिवर्सल के अलावा यहाँ पे दो ही सेट बच गए हमारे पास, ए एंड बी। तो अब ए एंड बी को हम इसके अंदर ही बनाएंगे, हम ए एंड बी को इसके बाहर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ए एंड बी के जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर है ना भाई, ये सबका सुपर सेट है। तो सुपर सेट का मतलब बाकी सब इसके सबसेट हैं, तो ये एलिमेंट्स भी इसके अंदर हमको दिखेंगे, 1 2 भी इसके अंदर ही आ जाएगा, 3 5 6 भी इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये दोनों के दोनों सेट इसके अंदर हमको दिख रहे हैं। तो जब हम डायग्राम भी बनाएंगे तो इसके अंदर ही हमको ये दोनों सेट्स दिखने चाहिए, है ना। तो हम ए और बी जो भी बनाएंगे वो हम यूनिवर्सल के अंदर बनाएंगे। अब अगेन जनरली बुक्स में आप देखेंगे कि यूनिवर्सल के बाद इसके अंदर जितने भी सेट्स बनाए जाते हैं वो सर्कुलर या ओवल शेप के बनाए जाते हैं। बट अगेन ऐसा कोई रूल नहीं है ना। आप देखेंगे जनरली ऐसा लिया जाता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब अगर आपने ए को ऐसे नहीं बनाया, आपने ए को ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक। तो ऐसा कोई रूल नहीं लेकर के चलेंगे कि हम हमेशा सर्किल ही बनाएंगे, यूनिवर्सल को हम हमेशा स्क्वायर रेक्टेंगल बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए एंड बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 1 और 2 वो इसमें लिख दीजिए। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 3 5 और 6 वो भी लिख देते हैं। यूनिवर्सल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो 1 2। तो अब आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट में 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बट इसको आप दोबारा नहीं लिख सकते। आप अगर अपना यूनिवर्सल सेट ध्यान से देखिए तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आप 1 2 3 5 6 ऑलरेडी लिख चुके हैं। भाई ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है आपका, ये तो इसके अंदर 1 आ गया ना। तो अगर हम फिर से 1 लिखेंगे तो हम लोग ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे सेट में, कि सेट में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एंड सेट में हम एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये सारे एलिमेंट्स हम फिर से लिखें, तो अगर आप ऑब्जर्व करिए ये वाला जो सेट आपने ड्रॉ किया है यूनिवर्सल सेट, इसमें आपने 1 को 2 बार लिख दिया ना, नहीं समझे, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सेट में हम एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखेंगे। तो अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस यूनिवर्सल सेट में ऐसा नहीं लग रहा कि 1 को हमने 2 बार लिख दिया। अब हम सोचें अगर यूनिवर्सल सेट में हमको 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लिखना है, तो 1 को भी हम देखिए यहाँ पे 2 बार लिख रहे होंगे, 2 को भी 2 बार, 3 भी हमारा 2 बार आ जाएगा, 5 भी 2 बार आएगा, 6 भी। तो किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये सही तरीका नहीं है ना। हम लोग ऑलरेडी 1 लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 3 5 और 6 लिख चुके हैं। क्या क्या बच गया, 4 और 7। तो यूनिवर्सल सेट में लिखने के लिए क्या क्या बच गया, केवल 4 और 7। तो हमको अब इसमें 4 और केवल 7 कहीं पर भी लिख देना होगा। सेट ए के अंदर 1 और 2 आना चाहिए, सेट बी के अंदर ये आना चाहिए, एंड यूनिवर्सल सेट के अंदर पूरा 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो कि हमको दिखना है। तो अब इस गिवन सेट के लिए ये इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम हो गया कि अगर हमको किसी क्वेश्चन में इस तरीके से सेट्स गिवन है तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या वेन डायग्राम ऐसा होगा। बहुत सिंपल है, क्लियर है, ठीक। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इस तरीके के। जितनी भी चीज़ें हम बोर्ड पे लिख रहे हैं ये ज़रूर से आपकी कॉपीज़ में होनी चाहिए। नोट्स को भी मैंने पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से बना लेंगे प्रॉपरली एकदम, एंड सारी चीज़ें ज़रूर से नोट डाउन करेंगे, ठीक। लेट्स से
x सच दैट, ये रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग समझते ही हैं, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7। तो x अगर होल नंबर है तो 0 से स्टार्ट होगा एंड 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अगेन हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इन दोनों का ही सुपर सेट है। तो अगेन इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम इसके वेन डायग्राम पर आएंगे तो पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। इसके अंदर हमारे पास दो सेट हैं, अगेन ए एंड बी। ये हो गया। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 4। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 4 को हमने 2 बार लिख दिया। यूनिवर्सल सेट के अंदर 4 2 बार आ गया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सेट में हम कभी भी एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार तो नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये चीज़ गलत हो गई, है ना। पिछले क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था, कहीं पर हमको ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए एंड बी में एलिमेंट कॉमन है ना। तो अब अगर हम ए और बी का वेन डायग्राम ऐसे बनाएंगे तो हमको ए में भी 4 को दिखाना है, बी में भी 4 को दिखाना है, तो 4 हमारा रिपीट होगा, है ना। तो इसके लिए क्या तरीका है कि वेन डायग्राम ऐसे नहीं बना करके वेन डायग्राम ए एंड बी का ऐसे बनाया जाए कि ए एंड बी में कुछ पोर्शन कॉमन हो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा कॉमन एलिमेंट है उसको इस कॉमन पोर्शन में लिख दिया जाए। अब इससे हमको 4 को 2 बार नहीं लिखना पड़ा। अब क्या हुआ, 4 सेट ए के भी अंदर आ गया, 4 सेट ए के भी अंदर है, और देखिए तो 4 सेट बी के भी अंदर है। तो 4 ए एंड बी दोनों में कॉमन था, इसलिए हमको ए और बी को बनाते समय इस तरीके से बनाना था कि उसमें कुछ कॉमन पोर्शन हो, ताकि जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे लिख पाए। नहीं ऐसे बनाएंगे तो हमको 4 को 2 बार लिखना पड़ेगा, जो कि आप सेट में नहीं कर सकते। सेट में रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स तो अलाउड ही नहीं है। तो अब इसके बाद बी पर आते हैं। बी में 3 4 5 6, 4 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बच गया 3 5 एंड 6। अब इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बच गया, तो 0 हमको चाहिए था, फिर 1 2 3 4 5 6 हो गया, एंड 7 तक हमको जाना है, तो एक एलिमेंट और लिखेंगे 7। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सिंपल है, आई थिंक क्लियर होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक। तो अगेन हम देख सकते हैं कि सेट सी जो है इन दोनों का सुपर सेट है, इसको हमने यूनिवर्सल सेट मान लिया। उसी तरह से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसके अंदर ए एंड बी। अब हम देख रहे हैं अगेन ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं, है ना। तो जब हमको कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं तो हम बनाते समय पहले से ही ध्यान रखेंगे कि अब हमको ए एंड बी को ऐसे बनाना है सच दैट उसमें कॉमन पोर्शन आए, ताकि हम कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख पाएँ। नहीं ऐसा करेंगे तो वेन डायग्राम आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर आप एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिख रहे होंगे, जो कि सेट में अलाउड नहीं है। अब कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं पहले वो देख लीजिए, 2 एंड 4। तो जो कॉमन पोर्शन है इसमें आ जाएगा 2 एंड 4। इसके अलावा सेट ए में और क्या क्या है, 1 एंड 3। सेट ए में है 1 एंड 3। 2 एंड 4 के अलावा सेट बी में क्या है, तो सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर अब हम और कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और कोई एलिमेंट है ही नहीं बी में, ठीक, तो उसको खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिवर्सल सेट में और क्या क्या आएगा, तो 0 1 2 3 4 लिख ही चुके हैं, 5 एंड 7। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। ठीक, तो सिंपल है एकदम, है ना, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला जो वेन डायग्राम है इसी को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। जैसे
हम यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए एंड बी क्यों बनाते हैं? क्यों? क्योंकि बाकी जो भी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो ये इसका सबसेट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको इसके अंदर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब हम क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर बी जो है वो ए का सबसेट है। यहाँ पर सेट बी जो है वो सेट ए का सबसेट है। तो अगर बी ए का सबसेट है तो जैसे हम कहते हैं कि भाई ए और बी यूनिवर्सल के अगर सबसेट है तो ए एंड बी को हमने यूनिवर्सल के अंदर ही बना दिया। तो वैसे ही अगर हमको बी ए का सबसेट दिख रहा है तो हम चाहें तो बी को ए के अंदर बना सकते हैं। देखिए आपको जनरली कहीं कहीं पर इस तरीके का भी वेन डायग्राम दिखेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है ना। अब ये अंदर वाला हो गया सेट बी, ये बाहर हो गया सेट ए, एंड ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 2 और 4। तो बी के अंदर 2 और 4 आ गया, ठीक। ए में आना चाहिए 1 2 3 4, तो ए के अंदर अगर आप देखिए तो ए के अंदर 2 और 4 ऑलरेडी आ गया। अब हमको चाहिए 1 और 3, तो ए के अंदर ही 1 और 3 कहीं पे लिख दिया जाए। तब ए के अंदर देखिए तो 1 2 3 4 सब आ गया, और बी के अंदर 2 और 4 आ गया। अब यूनिवर्सल सेट में और क्या क्या चाहिए? तो 0 चाहिए था, 5 चाहिए था एंड 7। ये एलिमेंट्स रिमेनिंग थे 0 5 एंड 7। तो ये वेन डायग्राम हो गया। तो हम ऐसा नहीं कि ये गलत है ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। आप जनरली देखेंगे कहीं कहीं पर आपको इस तरीके का वेन डायग्राम दिखेगा। तो ये वाला वेन डायग्राम देख करके हमको समझ में आना चाहिए कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर सेट बी जो है वो ए का सबसेट हो गया है, इसलिए बी को कंप्लीटली ए के अंदर बना दिया गया। इसका लॉजिक हमको क्लियर होना चाहिए, जैसे हम लोग बाकी जगह कर रहे हैं कि हमेशा बाकी जो भी सेट्स हैं उसको यूनिवर्सल के अंदर इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बाकी सारे के सारे उसके सबसेट हैं। तो बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमको यूनिवर्सल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए यूनिवर्सल के अंदर ड्रॉ कर रहे हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि बी ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट्स हमको ए के अंदर ही दिख जाएंगे, तो जो बी होगा उसको हम कंप्लीटली ए के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, बोथ आर करेक्ट। तो अगर कहीं पर बस हमको अगर ऐसा दिखता है तो बस हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या किया गया है या यहाँ पर क्या हो रहा है ना। यहाँ पर सेट बी क्या होगा? सेट ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इतने एग्जाम्पल सभी के लिए क्लियर हैं पहले, ठीक। अब इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर ऑफ सेट्स थोड़े हमने बढ़ा दिया ना, पहले भी हम लोग 3 सेट लेके चल रहे थे, अभी यहाँ पे 4 सेट हो गए, ठीक। अगेन क्या इसमें हम कोई यूनिवर्सल सेट देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो सेट है इसमें 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो ये सारे के सारे इसके सबसेट हो गए, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक। तो अब यूनिवर्सल सेट के अंदर 3 सेट्स बनेंगे। तो चलिए यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए, सेट बी, सेट सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो 1 2 एंड 4। बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 एंड 5। सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 6 7 एंड 9। इसके अलावा अब यूनिवर्सल सेट में और कौन कौन से एलिमेंट्स बच जाएंगे? तो नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिसिंग है अभी इसमें। यहाँ पे 8 आएगा एंड 10 आएगा, जो अभी तक हमने नहीं लिखा, 8 एंड 10। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। तो ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, सिंपल है, जैसे इसके पहले कर रहे थे बिल्कुल अभी भी वैसे ही चल रहे हैं, कुछ बहुत फर्क नहीं है ना। आपको यूनिवर्सल सेट बना लेना है, उसके अंदर आपको सेट्स ड्रॉ कर लेने हैं एंड सो ऑन, इस तरह से। 1-2 एग्जाम्पल्स अभी हम लोग और देखेंगे, तब आगे बढ़ेंगे।
इसका वेन डायग्राम बनाया जाए। ठीक, तो अगेन ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अब मेरे ख्याल से यूनिवर्सल सेट वाली बात तो एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं कि ए एंड बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है। ठीक, बी और सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो जब कॉमन एलिमेंट है तो हम अगेन कॉमन पोर्शन बना करके चलेंगे। ठीक, सी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 6, 7, 8 कर देते हैं। ठीक, तो ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट है। ठीक, बी और सी में कॉमन एलिमेंट है, ए और सी में कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट है, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी का सी के साथ कॉमन एलिमेंट है, लेकिन सी और ए का आपस में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो सी और ए में हमको कोई भी कॉमन पोर्शन जैसा नहीं दिख रहा है। अब ए एंड बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, तो 2 and 5। ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 2 and 5। बी एंड सी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो 6। अब इसके बाद सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे 2 and 5 के अलावा, तो 1 and 4। सेट बी में 2, 5, 6 के अलावा और क्या आएगा, तो 3। सेट सी में 6 के अलावा और क्या आएगा, तो 7 and 8। यूनिवर्सल सेट में और कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए हैं, तो होल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 एंड कहाँ तक जा रहे हैं, 8 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया। क्लियर है सबको क्या कर रहे हैं? एक क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। अगर हम देख सकते हैं कि ये बाकी सबका सुपर सेट है, तो यहाँ पर ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट जनरल केस है ना। मोस्ट जनरल केस का मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर सेट का हर दूसरे सेट के साथ कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे ए एंड बी में कुछ कॉमन आपको दिखेगा, बी एंड सी में भी आपको कॉमन एलिमेंट्स दिखेंगे, ए एंड सी में भी कॉमन एलिमेंट्स आपको दिखेंगे, एंड ए बी सी तीनों में भी आपस में कॉमन एलिमेंट। जैसे 2 देखिए तो ए बी सी वो तीनों में कॉमन है, मतलब ए बी में भी कॉमन है, बी सी में भी कुछ एलिमेंट है, ए और सी में भी कुछ एलिमेंट है, और इसके अलावा ए बी सी में आपस में भी कुछ कॉमन एलिमेंट है। तो ये मोस्ट जनरल केस है। ठीक, इसका जो वेन डायग्राम लोग बनाएंगे वो ऐसा कुछ बनाएंगे कि हमको हर सेट के साथ हमको कॉमन पोर्शन मिले, है ना, तभी तो हम वहाँ पर वो कॉमन एलिमेंट लिख पाएंगे। ठीक, तो अब ऐसे केस में जो वेन डायग्राम है कुछ ऐसा हम बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं ए और बी में कॉमन पोर्शन है, बी और सी में कॉमन पोर्शन है, ए एंड सी में कॉमन पोर्शन है, और ये पोर्शन ऐसा है, ये वाला पोर्शन जो कि ए बी सी तीनों में कॉमन है। ये सेट ए के भी अंदर है, सेट बी के भी अंदर है, सेट सी के भी अंदर है। ठीक, अब ऐसे केस में एलिमेंट्स कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, एंड क्वेश्चन में भी, है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन करने में हमेशा आसानी रहती है कि अब ऐसे केसेस में हमेशा जब हम डायग्राम फिलअप करना, जब हम एलिमेंट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, तो आप हमेशा अंदर से बाहर की तरफ लिखिए। मतलब पहले ये वाला एलिमेंट ऑब्जर्व करिए, फिर इसके बाद ये वाले एलिमेंट्स देखिए, फिर ये वाले एलिमेंट्स देखिए, और फिर ये वाला एलिमेंट देखिए। तो आप एक ही बार में डायरेक्टली लिख पाएंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे सोचेंगे कि ए और बी में कॉमन है, उसको लिखा जाए, बी और सी का कॉमन, तो आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा।
बात समझ रहे हैं? अगर आप अंदर से बाहर की तरफ लिखेंगे तो आप एक बार में डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स को लिख पाएंगे। जैसे हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। मैंने बोला सबसे पहले ये देखिए, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा एलिमेंट देखिए, ऑब्जर्व करिए जो कि तीनों में कॉमन है। तो ऐसा कोई एलिमेंट हमको दिख रहा है तो 2, तो सबसे पहले यहाँ 2 लिख दिया। अब इसके बाद इन पर आइए, तो ए एंड बी में कुछ कॉमन है, तो ए एंड बी में क्या क्या कॉमन है, 2 एंड 5, तो 2 आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्या बच गया 5। बी एंड सी में ये वाला पोर्शन, बी एंड सी में कॉमन, तो बी एंड सी में क्या क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक। तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 6 आ जाएगा बाकी। ए एंड सी में क्या क्या कॉमन है, ये ए है, ये सी है, ए एंड सी का कॉमन पोर्शन ये पूरा है। तो ए एंड सी में क्या क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर हुआ? अब ये वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, तो अब पूरा ए देखते हैं। तो पूरे ए में 1 2 4 5 है, तो 1 2 5 लिख चुके हैं, क्या बच गया 4। बी में 2 5 6 के अलावा क्या आएगा 3। सी में 1 2 और 6 के अलावा क्या आएगा, सी में 1 2 और 6 के अलावा आएगा 7 एंड 8। अब यूनिवर्सल में देख लीजिए, ये आपका सेट सी। यूनिवर्सल में क्या क्या बच गया, होल नंबर से हमको स्टार्ट करना है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो चुका है। हमको 9 एंड 10 है ना, 2 एलिमेंट्स और लिखना है, कहीं पे भी लिख लेते हैं 9 एंड 10। तो ये इसका वेन डायग्राम होगा। आई होप क्लियर होना चाहिए, है ना। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा एलिमेंट्स को अंदर से बाहर की तरफ लिखना है। तो आप देख सकते हैं हमको कहीं पर कुछ ऐसा सोचना नहीं पड़ा, डायरेक्टली हम करके एक बार में ही हमने पूरा वेन डायग्राम कंप्लीटली फिलअप कर दिया, है ना। हमको सोचना नहीं पड़ा कि यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं, सही से लिख रहे हैं कि नहीं। आप अंदर से बाहर की तरफ लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले ये वाले एलिमेंट्स, फिर इसके बाहर वाले, फिर इसके बाहर वाले एलिमेंट्स, एंड देन ओवरऑल बाहर वाले। तो आप एक बार में वेन डायग्राम कंप्लीटली फिलअप कर पाएंगे। ये लिए बात करोगे, ठीक। एक बार वेन डायग्राम अगर नहीं क्लियर है तो एक बार इतना पोर्शन वापस से एक बार फिर से सुन लेंगे, है ना। सिंपल चीज़ है, कुछ ऐसा बहुत खास नहीं है। सेट्स पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस बहुत टाइम से जेईई मेंस में नहीं आया, जेईई एडवांस में भी नहीं आया, बट वेन डायग्राम स्पेशली बहुत यूज़ होगा जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी तो जानते होंगे ना, एक चैप्टर होगा, तो उस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में वेन डायग्राम का बहुत यूज़ आएगा। एंड हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चन जेईई मेंस में हर साल आता ही आता है, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वो चैप्टर्स भी हम लोग पढ़ते हैं। तो मैथमेटिकल रीजनिंग में जब हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेट के थ्रू क्वेश्चन अप्रोच करना सबसे ईजी होगा हमारे लिए। तो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, बट इसका जो यूज़ हम लोग कर रहे होंगे वेन डायग्राम का, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा 2 चैप्टर्स में यूज़ होगा, एक प्रोबेबिलिटी में और एक मैथमेटिकल रीजनिंग में, ठीक। ये वाली बात करोगे। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जैसे हम लोग ने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो हर केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो जो वेन डायग्राम बना रहे थे वो अलग अलग तरीके से बन रहा था। जैसे पहला जो एग्जांपल लिया था उसमें तीनों सेट अलग अलग थे। दूसरे एग्जांपल में क्या थे, ए और बी में कुछ कॉमन था, बी और सी में कुछ कॉमन था। तीसरा जो अभी एग्जांपल लिया उसमें वो सबसे जनरल केस था, उसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बना। तो अब हम क्या करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन होगा हमारे सामने, हम वेन डायग्राम हमेशा जो मोस्ट जनरल केस है वैसा ही लेके चलेंगे स्टार्टिंग से हर क्वेश्चन में। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हमको ऐसा भी क्वेश्चन दिया होता कि मान लीजिए यहाँ पे ए में 1 and 2 है, बी में 3 5 7 है, सी में 4 6 8 है, एंड डी में ऐसा कुछ है, ठीक। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम देख सकते हैं ए बी में, बी सी में या ए सी में कहीं पर किसी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ना। तो हम चाहें तो जैसा सबसे पहला वाला एग्जांपल हमारा था कि हम ए को, बी को, सी को सबको एकदम अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमेशा वेन डायग्राम मोस्ट जनरल केस वाला ऐसे लेकर के चलेंगे हर क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में वेन डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे। जहाँ पे जो एलिमेंट हमको कॉमन मिलेगा वो लिखेंगे, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब अगेन हम कैसे फिलअप करना स्टार्ट करेंगे, अंदर से बाहर।
ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये मान लीजिए ए मान लिया, इसको बी कह दिया, ये सी हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया। तीनों में कॉमन, क्या कोई एलिमेंट तीनों में कॉमन है? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, खाली हो गया। इसके बाद यहाँ पर ए एंड बी में और कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन। बी एंड सी में और कुछ एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। ए एंड सी में कुछ कॉमन है? नहीं है। इसके अलावा फिर ये वाले एलिमेंट्स, तो इसके अलावा ए में और क्या क्या है? तो 1 एंड 2। बी में और क्या क्या है? तो 3, 5 एंड 7। सी में क्या क्या है? तो 4, 6 एंड 8। यूनिवर्सल में क्या क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। 9 तक हमको एलिमेंट्स लिखना है, तो एक एलिमेंट और हमको लिखना है 9। कहने का मतलब अब कोई भी क्वेश्चन में अगर हमको वेन डायग्राम बनाना है तो अब हम ये नहीं सोचेंगे कि किसका किसके साथ कॉमन है, तो उस हिसाब से वेन डायग्राम लेके चलें, कोई ज़रूरत नहीं है। आप वेन डायग्राम हमेशा ऐसा बनाइए, जहाँ पे कॉमन एलिमेंट होगा वहाँ लिखेंगे, जहाँ कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वहाँ नहीं लिखेंगे, है ना। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको इस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना है कि अच्छा इसमें कॉमन है तो ए और बी को वैसे बनाया जाए, बी और सी में कॉमन नहीं है तो उसको अलग बनाया जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। हम बना सकते हैं, है ना, उसमें कोई गलती नहीं है, बट उस पर दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग वेन डायग्राम ऐसे ही लेके चलेंगे। क्लियर हो गया। एंड यहाँ पर तो क्या है कि एलिमेंट्स नोन है। हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में जाएंगे, जब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हमको एलिमेंट्स बेसिकली फाइंड करने होंगे, है ना। हमको पता नहीं होगा कि वहाँ पर, तो हमको पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई एलिमेंट है या नहीं है, तो हम लोग हमेशा ऐसी जनरल केस लेकर के चलेंगे। फिर सॉल्व करने पर अगर कोई एलिमेंट हमको मिला तो वहाँ लिखेंगे, नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब कि वेन डायग्राम हमेशा एकदम मोस्ट जनरल केस का लेकर के चलिए, तो अब कैसा भी क्वेश्चन होगा वो हमेशा इसमें कवर अप हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने पहले से ही अलग अलग अज्यूम करके चले और फिर कॉमन एलिमेंट आने लगा, तब क्या करेंगे? फिर आप अपना पूरा वेन डायग्राम चेंज करेंगे, है ना। तो कोई मतलब नहीं है। हमेशा स्टार्टिंग से ही मोस्ट जनरल केस लेकर के चलिए। कॉमन एलिमेंट होगा तो उस पोर्शन में लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक। इवन अगर हमारे पास 2 सेट भी थे जो हम लोग स्टार्टिंग में एग्जाम्पल कर रहे थे, तो उसमें भी हम लोग वेन डायग्राम जब भी लेकर के चलेंगे तो हमेशा एकदम मोस्ट जनरल केस, मतलब ऐसा लेकर के चलेंगे, ए ऐसा, बी ऐसा। ए बी में कॉमन एलिमेंट होगा तो यहाँ लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, बट वेन डायग्राम हमेशा ऐसा जनरल लेकर के चलेंगे। ठीक। तो वेन डायग्राम वाली बात यहाँ तक पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए। इतना पार्ट एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको एक बार सोच लीजिए। ओके। तो आई थिंक वेन डायग्राम वाली बात करो। अब यहाँ पर हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इवन जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में भी जाएंगे, तो जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ इस तरीके के टर्म्स यूज़ किया जाता है ना। तो वो टर्म्स क्या हैं, उसको कैसे हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसका क्या मतलब है, तो उसको वेन डायग्राम को, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं यहीं पर, है ना। अब क्योंकि ये सारा डिस्कशन अब हम लोग यहीं पर कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं कि फिर प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो फिर हम दोबारा आपको बताएंगे। आपको सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, अब इसका एप्लीकेशन कहीं पर भी होगा, है ना। वैसा तो नहीं होगा कि अब एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन कई जगह पर होता जाएगा, तो हर जगह वो सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। तब आपको वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर हम कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो टर्म्स का मतलब क्या है, उसको कैसे वेन डायग्राम में देखते हैं, तो सारा आपको याद रखना होगा। ठीक है। ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमको जितने भी रीजन्स दिख रहे हैं, यहाँ पर टोटल आपको कितने तरीके के रीजन दिख रहे हैं, तो एक ये वाला रीजन, मतलब केवल इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन, ये यहाँ तक ऐसे एक पोर्शन ये हो गया। ठीक। एक पोर्शन हमारा ये वाला हो गया, है ना। तो ऐसे टोटल कितने अलग अलग पोर्शन दिख रहे हैं, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। क्लियर हुआ। ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हर रीजन को अलग अलग नंबरिंग कर दे रहे हैं। जैसे इस रीजन को हमने रीजन नंबर 1,
इसको 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं, इसको 5 कह देते हैं, इसको 6, इसको 7, इसको 8। ध्यान रखेंगे मैंने एलिमेंट नहीं लिखा है, ये ऐसा नहीं कि ये सेट के अंदर का एलिमेंट अभी मैंने लिखा, नहीं, मैं केवल इस रीजन को बोल रहा हूँ कि ये इसको हम रीजन नंबर 1 कहेंगे, इसको हम फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ये हमारा सेकंड रीजन है, ये थर्ड रीजन हो गया, ये केवल इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, ये वाला आपका थर्ड हो गया, फोर्थ में अगेन केवल ये वाला पोर्शन आएगा, फिफ्थ में आपका केवल ये पोर्शन आएगा, सिक्स में आपका ये केवल ऐसे ये वाला पोर्शन आएगा, सेवेंथ में हमारा ये वाला पोर्शन आएगा, इतना, ये सेवेंथ पोर्शन है ना, और बाहर का जो रीजन बच गया ये 8 है ना। तो अब जैसे हम आपसे बोलें कि सेट ए है ना, तो सेट ए को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप बोलेंगे सेट ए में कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, 1 + 2 + 4 + 5 है ना। जैसे अगर आपसे पूछें कि बताइए कौन कौन सा रीजन लेकर के आप सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप कहेंगे सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 + 2 + 4, प्लस का मतलब दिस रीजन प्लस दिस रीजन प्लस ये रीजन प्लस ये रीजन है ना, प्लस का मतलब वो है यहाँ पर, तो हम इस रीजन को कंसिडर करेंगे तो हमको सेट ए मिलेगा। हम आपसे बोलेंगे कि सेट बी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सेट बी के लिए 1, 3, 2 एंड 6 हम लेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस 6, तो ये हमारा सेट बी हो गया। सेट सी को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1, 3, 4 एंड 7 से, 1 + 3 + 4 + 7, ये हमारा सेट सी हो गया। ये बात कह रहे हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे बोले कि इसमें हमको बताइए, ये सारे टर्म्स हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा, हम आपसे बोलें कि इसमें हमको बताइए ये वाला रीजन ओनली ए, तो ओनली ए का मतलब ये हो गया कि अब आप इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे वेन डायग्राम में वो रीजन देखिए जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ सेट ए है ना एग्जिस्ट कर रहा हो, इसके अलावा और कोई दूसरा सेट नहीं एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अब आप इसको किस रीजन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप क्या लिखेंगे, 1 + 2 + 4 + 5 या 1 + 2 + 3, कैसे इसको लिखेंगे, ओनली ए, तो हम कहेंगे ओनली ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे रीजन नंबर 5 से। ओनली ए का मतलब एक ऐसा रीजन इसमें जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेट ए है, जैसे इस रीजन में सिर्फ सेट ए है। अब यहां पर सिर्फ सेट ए नहीं है, इसमें अगर आप देखेंगे इस रीजन में तो ए भी आ गया, यहाँ बी भी आ गया, यहाँ पर अगर आप कहेंगे तो इसमें ए भी आ गया, यहाँ पे सी भी, भाई ये जो पोर्शन है ये ए और सी दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ पर क्या सिर्फ सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है। ओनली ए का मतलब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेट ए हो और कोई दूसरा सेट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे भी दूसरा सेट है ए के अलावा, यहाँ पर भी ए के अलावा बी का भी पोर्शन है और ये सी के भी अंदर है, तो यहाँ पर ए भी है, बी वाला सेट भी है यहाँ पर, और यहाँ पर सेट सी भी है ना। तो ऐसा कौन सा रीजन हमको दिख रहा है जहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेला सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो रीजन नंबर 5, ठीक। अच्छा, हम आपसे बोलें कि वो बताइए जहां पर ए तो हो लेकिन वहां पर बी नहीं हो, ए हो उसमें ए हो, ऐसा रीजन देखिए है ना। अब इसको खुद से सोचिए कि इसको हम कौन से रीजन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके के टर्म्स हमारे सामने आएंगे, तो आपको वेन डायग्राम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ए बट नॉट बी का मतलब किस रीजन के बारे में बात की जा रही है, ये कौन सा सेट बनेगा। तो ए बट नॉट बी कौन सा रीजन है जहाँ पे ए है वहाँ पे बी नहीं हो, जैसे 5 प्लस और कोई रीजन ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पर क्या है, ए भी है, यहाँ पे बी भी है, इसको ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे भी ए है और बी है, 4 ले सकते हैं क्या, इसमें 5 के साथ 4 को लें या नहीं लें, ये तो क्लियर हो गया कि 1 और 2 नहीं ले सकते, क्योंकि इस पोर्शन में ए तो है बट इस पोर्शन में साथ ही साथ बी भी तो है, हमको बी नहीं चाहिए, हमको ए चाहिए लेकिन ऐसा हो जहाँ पे बी ना हो, ठीक। तो ए हो और बी नहीं हो, तो 5 हो गया एंड 4 को लेंगे कि नहीं, 5 + 4 रीजन लें या केवल 5 लें, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, केवल 5 या 5 + 4 मतलब ये प्लस ई वाला रीजन, मतलब कहने का मतलब क्या ये पूरा रीजन कंसिडर कर सकते हैं क्या, ये पूरा वाला ऐसे तो हम कर सकते हैं। जैसे क्या है, आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो सर सी भी आ जाएगा, आप यही सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर तो ए के साथ सी भी है, बट क्वेश्चन में सी के लिए कुछ थोड़ा ना बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ए हो
और वहाँ पे बी नहीं हो, बस इतनी सी बात। वहाँ पे सी हो नहीं हो इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इस रीजन में ए है और यहाँ पर सेट बी का कोई पोर्शन नहीं है। इस वाले रीजन में भी यहाँ पर भी सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर सेट बी का कोई भी पोर्शन इसमें भी नहीं है। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमको, क्लियर हुआ? तो ए बट नॉट बी, मतलब वो पोर्शन जहाँ पे ए तो हो बट उसमें बी नहीं हो। तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर बी का कोई पोर्शन नहीं है। इसमें भी फोर्थ वाले में भी यहाँ पर भी ए है और बी का कोई पोर्शन नहीं है। हाँ, यहाँ पे सी है, फोर्थ वाला जो है वो सी के अंदर है, बट क्वेश्चन में सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिंपली बोला गया है ए हो एंड बी नहीं हो। क्लियर हुआ? जैसे मान लीजिए अब हमसे बोला जाए बी एंड सी, चलिए पहले देखते हैं बी एंड सी। बी एंड सी का मतलब वो पोर्शन देखिए जहां पे बी भी हो एंड साथ ही साथ सी भी हो, बी भी हो एंड सी भी हो, तो 3 और 1 है ना। यहाँ पर भी बी एंड सी दोनों है, यहाँ पे भी बी एंड सी। अगेन आप सोचेंगे यहाँ पर तो ए भी है, बट अगेन यहाँ पर ए के लिए कुछ नहीं बोला गया कि ए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं सोचना है। बी एंड सी ये दोनों जरूर से होने चाहिए। तो यहाँ पर भी है, इस रीजन में भी है, इस रीजन में भी। तो अगर हम आपसे बोले कि सेट बी एंड सी, ये वाला सेट बताइए क्या बनेगा, तो ये जो पोर्शन होगा ये इतना पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा द सेट बी एंड सी। क्लियर हुआ? हमसे बोला जाए कि सेट ओनली ए बताइए, तो हम कहेंगे ये वाला जो रीजन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा द सेट ओनली ए। हमसे बोला जाए सेट ए बट नॉट बी, तो हम कहेंगे कि ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो रहा है? 5 और 4 मिला के ये हो गया सेट ए बट नॉट बी। ऐसे बोला गया कि सेट बी एंड सी, तो सेट बी एंड सी में आएगा 1+3। क्लियर हुआ? अब इसी में बोला जाए बी एंड सी बट नॉट ए। बी एंड सी तो हो लेकिन अब वहां पे ए नहीं हो। अब ए के बारे में लिख दिया गया कि बी एंड सी है लेकिन उसमें ए नहीं है। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे, पहले तो देखिए बी एंड सी था, तो बी एंड सी मतलब 1 में था और यहाँ पे 3, ये पूरा था, है ना। लेकिन अब क्या है कि 1 वाले पोर्शन में सेट ए भी आ जा रहा है, यहाँ पर तो सेट ए भी है ना, तो अब 1 को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि क्या बोला गया कि बी एंड सी तो होने चाहिए लेकिन सेट ए नहीं होना चाहिए उसमें, तो सेट ए वाला पोर्शन उसमें कंसिडर नहीं कर सकते। तो 1 और 3 में पहले हमने बी एंड सी में क्या लिखा था 1+3, ये पूरा रीजन आ रहा था। लेकिन अब इसमें से 1 वाला कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि 1 में क्या होगा, 1 में तो ए आ जाएगा, यहाँ पर तो सेट ए एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अब हमको सेट ए का रीजन नहीं कंसिडर करना है बट नॉट ए, तो ए वाला पोर्शन नहीं ले सकते, केवल 3 बचेगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे ये जो थर्ड वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये इतना पोर्शन, दिस विल रिप्रेजेंट, हमसे बोला जाए सेट बी एंड सी बट नॉट ए, तो हम बोलेंगे द सेट बी एंड सी बट नॉट ए, ये शेडेड रीजन हो गया। क्लियर हुआ? This shaded region will represent the set B and C but not A। ठीक, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया नाइदर A नॉर B। अब ऐसा रीजन, अब खुद से सोचिए, आपके पास 8 रीजन है, 1 2 3 4, हर एक रीजन पे जाकर के देख लीजिए कि वो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो सेटिस्फाई करेगा वो रीजन लेते चले जाइए। बहुत सिंपल है सोचना। अब इसमें क्या मतलब क्या हो गया, नाइदर ए नॉर बी का मतलब क्या हो गया कि अब वो पोर्शन देखिए जहाँ पे ना ही सेट ए आ रहा हो ना ही सेट बी आ रहा हो, ना तो ए हो ना ही बी हो, है ना। अब जैसे चलिए एक एक करके देखते हैं। 1 को ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे ए एंड बी दोनों है। हमको ऐसा चाहिए जहाँ पे ए भी नहीं होना चाहिए एंड वहाँ पे बी, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए। तो 1 ले सकते हैं, नहीं, 2 ले सकते हैं, नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं क्योंकि यहाँ पर ए है, 3 नहीं ले सकते क्योंकि बी के अंदर है, 4 नहीं ले सकते क्योंकि ए के अंदर है, ना तो हमको ए चाहिए ना बी चाहिए, 5 ले सकते हैं, नहीं, 6 ले सकते हैं, नहीं, 7 ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि इस रीजन में ना तो सेट ए है और ना ही सेट बी है, और यही पूछा गया है, ना तो सेट ए हो ना ही सेट बी हो। अच्छा 8 देखिए बाहर वाला रीजन, हाँ ए भी ले सकते हैं, इसमें भी ना तो सेट ए है ना ही सेट बी है, 7+8, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद अब इसी में बोल दिया जाए
नाइदर ए नॉर बी बट सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए भी नहीं हो, बी भी नहीं हो, लेकिन सी वहां पर हो। अब ऐसा पोर्शन देखिए जहां पे ए नहीं हो, बी नहीं हो, लेकिन वहां पे सी हो। तो ए नहीं और बी नहीं हो, ऐसे दो ही रीजन थे, 7th और 8th। ठीक, तो अब 7th को देखते हैं। 7th में ए नहीं है, बी नहीं है, कंडीशन क्या है, साथ ही साथ सेट सी वहां होना चाहिए। तो क्या इस वाले में सेट सी एग्जिस्ट कर रहा है, 7th वाले रीजन में कर रहा है, तो हम 7th ले सकते हैं। अच्छा, 8th ले पाएंगे, ये वाला रीजन कंसिडर कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए और बी तो नहीं है, लेकिन जो बाहर वाला रीजन है इसमें तो सेट सी भी नहीं है ना। सेट सी तो केवल आपका इतना पोर्शन है, ये आपका सेट सी है, ये यूनिवर्सल सेट सी, ये पूरा है ना, क्लियर हो? तो हमको नाइदर ए नॉर बी, ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, लेकिन सी चाहिए। तो अगर 8th वाला रीजन लेंगे, 8th वाला रीजन क्या होगा, ये बाहर वाला रीजन, तो क्या हमको सेट सी मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो सेट सी लेकिन हमको रिक्वायर्ड था, नाइदर ए नॉर बी, ए नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा रीजन जहाँ पे सेट सी होना चाहिए। एक बार आपको, अभी हम लोग कुछ और भी देखेंगे, बट आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए, है ना, कि ओनली ए में कौन सा रीजन आ रहा है, ए बट नॉट बी का मतलब क्या है, बी एंड सी बट नॉट ए, सारे, है ना। कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो वो वाला पोर्शन फिर से सुनिए, या अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डाउट वाले सेशन में फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। बट बहुत सिंपल सी चीज़ है ना, बस जो लिखा हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग हमको रीजन देख लेना है ना, कि बी एंड सी होना चाहिए बट वहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, बी एंड सी दोनों होना चाहिए, ए हो लेकिन वहाँ पे बी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ सेट ए हो, इस तरह से, है ना, क्लियर हो? चलिए, तो और इस तरीके के और कुछ लिखे जाएं। जैसे हम आपसे बोले नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, मतलब वहां पे ए भी नहीं हो, बी भी नहीं हो, सी भी नहीं हो। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे सेट ए, सेट बी, सेट सी, इन तीनों में से कोई सेट नहीं हो? तो 1 नहीं ले सकते, 2, 3, 4, इन सब जगह पर ए, बी या सी में से कोई ना कोई सेट तो आ ही जाएगा। 8th, इसके लिए हम कहेंगे जो 8th वाला रीजन, मतलब ये जो बाहर का रीजन है, हम बोलेंगे ये वाला जो पोर्शन है, दिस विल रिप्रेजेंट द सेट नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। मतलब वो पोर्शन हो गया या वो रीजन हो गया जहाँ पे ना ही सेट ए है, ना ही सेट बी है, ना ही सेट सी है, इस तरह से। ठीक, और क्या लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके के, इसको नोट तो करेंगे कॉपी में ज़रूर से। ठीक, तो इसको हटाते हैं। बी एंड सी बट नॉट ए हो गया है, नाइदर ए नॉर बी। चलिए, हम आपसे बोले एग्जैक्टली वन ऑफ ए, बी एंड सी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको वो पोर्शन इसमें देखना है जहां पर ए, बी, सी में से एग्जैक्टली कोई एक ही सेट एग्जिस्ट कर रहा हो। वहां पर या तो सिर्फ ए हो, सिर्फ और सिर्फ ए हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ बी हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेट सी हो। इन तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक। अब जैसे क्या है 1, यहाँ पे क्या है, इस रीजन में तीनों सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए, बी, सी। 2 के लिए अगर हम बात करें तो 2 एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ए एंड बी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे सी नहीं है, ये सी के बाहर है ना, तो यहाँ पे 2 सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए एंड बी। इस वाले रीजन में भी 2 सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बी एंड सी, इस वाले रीजन में, क्योंकि ये वाला पार्ट 2 सेट के अंदर है, बी एंड सी के अंदर है। यहाँ पर भी 2 सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए एंड सी, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका ए एंड सी दोनों के अंदर है। यहाँ पे तीनों सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये पोर्शन तीनों के अंदर है।
ये वो पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेट ए है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेट बी है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेट सी है, और ये वो पोर्शन है जहाँ पे तीनों में से कोई भी सेट नहीं है, नाइदर ए नॉर बी नॉर सी, है ना। तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए कि बीच वाला पोर्शन वो हो गया जहाँ पे तीनों सेट्स हैं, ये वो पोर्शन है जहाँ पे दो दो सेट है, यहाँ पर ए एंड बी है, यहाँ पर बी एंड सी है, यहाँ पर ए एंड सी है, यहाँ पर सिंगल सिंगल सेट है और बाहर कोई भी सेट नहीं। तो हमसे बोला गया एग्जैक्टली वन कोई सेट एग्जिस्ट करे, तो 5 + 6 + 7 ये वाला रीजन हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ एग्जैक्टली एक सेट, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ पर, ये तीनों रीजन ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट एग्जिस्ट कर रहा है। हम आपसे बोले एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली 2 वो पोर्शन देखिए जहाँ पर एग्जैक्टली कोई दो सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सेकेंड वाला रीजन, थर्ड वाला रीजन, फोर्थ वाला रीजन। अभी मैंने बताया यहाँ पर दो सेट्स हैं ए एंड बी, यहाँ पे भी दो सेट हैं ए एंड सी, यहाँ पे भी दो सेट है बी एंड सी। ये वाला पोर्शन एक बार, दो बार, तीन बार सुनने का ना, नहीं बहुत सिंपल चीज़ है, बट अगर आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हो रही है तो इसका मतलब आप बहुत कॉन्सेंट्रेट करके नहीं सुनना है ना। प्रेफर करिए हमेशा वीडियो लेक्चर्स किसी का भी देखते समय हमेशा हेडफोन्स लगा करके या ईयरफोन्स लगा करके सुनिए, है ना, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन और अच्छा बनता है एंड बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। कहीं पर जैसे कुछ भी हमने बोला लगा कि आपको नहीं, ये मिस हो गया, ये स्किप हो गया, हमको नहीं समझना है, तुरंत वहीं पे वीडियो को बैक करिए एंड तुरंत फिर से सुनिए। मतलब कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। एंड लेक्चर्स हमेशा बहुत ध्यान से देखिए, कभी भी ऐसा नहीं करिए कि वीडियो लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने हैं आपको सबके, बट एक बार, सबसे पहले बार, अभी तो आपके पास एक ही लेक्चर जा रहा है, टाइम बहुत है, आप आराम से एक बार इत्मीनान से बैठ करके पूरा लेक्चर बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन लीजिए, केवल सुनते जाइए, उस समय कुछ मत करिए, तो आपको सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर अगली बार सुनते जाइए एंड साथ ही साथ रुक रुक के वहाँ पर जहाँ पे आपको लगे वहाँ पॉज करके साथ ही साथ लिखते चले जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 का मतलब वो पोर्शन जहाँ पर दो सेट होने चाहिए थे, तो कहाँ कहाँ पे दो सेट है, जैसे मैंने बोला कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे तीनों सेट्स हैं, ये वो वाले पोर्शन है जहाँ पे दो दो सेट्स हैं, ये वाले पोर्शन है जहाँ पे सिर्फ सिंगल सिंगल सेट है, और ये वो पोर्शन है जहाँ पर कोई भी सेट ए बी सी में से कोई भी सेट नहीं है, ठीक। तो एग्जैक्टली दो सेट हमको चाहिए, तो एग्जैक्टली दो कहाँ पे थे, दिस रीजन प्लस दिस रीजन प्लस दिस रीजन, 2 + 3 + 4, क्लियर हुआ। अब इसी में हम आपसे बोलें कि एग्जैक्टली 3 ऑफ ए बी एंड सी, वो पोर्शन बताइए जहाँ पे एग्जैक्टली 3 के तीनों सेट्स हों, तो वो कौन सा पोर्शन है जहाँ पे तीनों के तीनों सेट्स हों, एग्जैक्टली 3 ऑफ तीनों के तीनों सेट्स हों ए बी सी, तो ये पोर्शन हो गया रीजन नंबर 1, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ रीजन नंबर 1, क्लियर हुआ, ठीक। फिर आपसे बोले बताइए हमको इसमें वो पोर्शन जहां पर एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी एंड सी, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया, वहां पे कम से कम एक, अभी हम लोगों ने क्या लिखा था एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 का मतलब वहां पर एग्जैक्टली कोई एक ही सेट हो। अब एटलीस्ट 1 का मतलब वहां पे कम से कम एक सेट होना चाहिए, इन तीनों में से कम से कम एक, तो या तो एक हो भाई, कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, या तो एक हो या तो दो हो या तो तीन हो, भाई 3 से ज्यादा तो होंगे नहीं, 3 ही सेट है ए बी सी, इसी में पूछा गया कि इन तीनों में कम से कम कोई एक जरूर हो, तो या तो एक हो या तो दोनों हो या तो तीन हो, ठीक। तो या तो एक एक हो, एक एक वाला हो गया 5 + 6 + 7, या फिर दो दो हो 2, 3 एंड 4 वाले रीजन, और या फिर तीनों हो, तो ये पूरा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मतलब ये पूरा हो जाएगा। हमसे बोला जाए ये सेट बताइए, द सेट एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी एंड सी, तो ये जो सेट बनेगा ये बन गया आपका पूरा ये सेट, इसमें ये पूरा रीजन आ गया अंदर का, एटलीस्ट 1 ऑफ, है ना। तो हमको वो रीजन देखना था जहां पे इन तीनों में से कम कोई एक सेट जरूर होना चाहिए, कम से कम कोई एक, तो कम से कम का मतलब हम समझते हैं ना कि कम से कम एक का मतलब या तो एक या उससे ज्यादा, तो या तो एक एक सेट हो या फिर दो दो हो और या फिर तीन हो, उससे ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, 3 ही सेट्स हैं यहाँ पर, ठीक। इसी तरह से अगर हमसे बोला जाए जैसे
एटलीस्ट 1 बोला गया ना, तो अगर हम आपसे बोलें कि चलिए एटलीस्ट 2 बताइए, एटलीस्ट 2 का मतलब कि वो पोर्शन देखिए जहां पर कम से कम कोई 2 सेट जरूर एग्जिस्ट करें, कम से कम कोई 2, तो कम से कम 2 सेट कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर तो सिंगल सिंगल सेट है। कम से कम 2 का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट तो या तो 2 हो या 2 से ज़्यादा, तो 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। तो या तो 2-2 सेट हो उस रीजन में, तो ये वाले वो रीजन हो गए जहाँ पे 2-2 सेट्स हैं, या तो 2-2 सेट्स हो मतलब 2 + 3 + 4, या फिर तीनों के तीनों कहाँ पे 1। एटलीस्ट का मतलब कम से कम कोई 2 सेट होने चाहिए, तो कम से कम 2 का मतलब या तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 हो या 3 हो, ठीक। एटलीस्ट उनका मतलब था कम से कम 1 सेट ज़रूर हो, तो या तो 1 हो या 2-2 हो या 3 हो, ठीक। एटलीस्ट 2 का मतलब कम से कम 2 ज़रूर होने चाहिए, तो या तो 2 हो या 3 हो, इस तरह से। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको मेरे ख्याल से अब इतने क्वेश्चंस में या इतने एग्जाम्पल्स में या इतने टर्म्स, अब क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स यूज होते हैं, एग्जैक्टली 3 ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली 2 ऑफ, एटलीस्ट 1 ऑफ, एटलीस्ट 2 ऑफ। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि वेन डायग्राम में जो लिखा गया है इसका मतलब हमको कौन सा पोर्शन कंसिडर करना है, उतना हमको समझ में आना चाहिए। फिर बाकी क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है, वो क्वेश्चन जब करेंगे तब देखेंगे, बट इन टर्म्स का मतलब हमको कौन सा इसमें से पोर्शन कंसिडर करना है वो हमको समझ में आना चाहिए। और बहुत सिंपल है, क्या आपको डायरेक्टली बस ऑब्जर्व करना है, एंड मेरे ख्याल से कर भी रहे होंगे, कि ये वो पोर्शन है जहाँ पे तीनों सेट्स हैं, ये वो वाले पोर्शन है जहाँ पे केवल 2-2 सेट्स हैं, ये वो वाले पोर्शन है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक सेट है, और ये वो पोर्शन है जहाँ पर ए बी सी में से इन तीनों में से कोई भी सेट नहीं है ना। यहाँ पे तीनों सेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए बी एंड सी। इस पोर्शन में 2 सेट हैं, कौन कौन से, ए एंड बी। यहाँ पर 2 सेट हैं, कौन कौन से, बी एंड सी। यहाँ पर भी 2 सेट हैं, कौन कौन से, ए एंड सी। यहाँ पर सिर्फ अकेला ए, ओनली ए, ये ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी, ये ओनली सी, और ये नाइदर ए नॉर बी नॉर सी। मतलब यहाँ पर ना तो सेट ए है, बाहर वाले पोर्शन को हम कैसे कहेंगे कि बाहर वाला पोर्शन वो पोर्शन है जहाँ पे ना तो सेट ए है, ना ही सेट बी है, ना ही सेट सी है, ठीक। तो आई थिंक बहुत सिंपल टॉपिक है वेन डायग्राम, है ना, क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ बहुत ऐसी खास चीज़ नहीं है। बट स्टिल अगर डाउट होगा तो जहाँ पर भी डाउट है, मैंने फिर से बोला कि आप उसको बैक जा करके एंड उसको दोबारा कोशिश करिए फिर से सुनने की, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टिल डाउट होगा तो फिर हम लोग उसको डिस्कशन के टाइम पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, आज हम इसको हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, है ना। जैसे फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो उन्होंने इस तरीके का डिस्कशन किया था कि आप जो सेट है ना, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा कोई ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया गया। तो सेट पर क्या क्या ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं, आप सेट जैसे अलजेब्रा में बहुत सारे ऑपरेशन डिफाइन किए जाते हैं, नंबर सिस्टम में आप 2 नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वैसे ही 2 सेट को लेकर के आप उन पर आपस में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सन में, एंड उसमें वेन डायग्राम का भी यूज़ होगा। तो क्योंकि वेन डायग्राम अब आज हम लोगों ने पढ़ लिया तो अब इसको भी इंक्लूड करके एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सन, ठीक है। तो आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं।